हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपकी बॉटनी टीचर। आज इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का PYQs डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पिछले सेशन में हम इसी चैप्टर को पूरा समराइज किया था एक ही शॉट में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट लेक्चर एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर बाय सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके फाइनल एग्जाम के थियोरी पेपर में, बोर्ड एग्जाम के थियोरी पेपर में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पहला सेक्शन में आपको 1 मार्क क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स कैरी करते हैं। और थर्ड सेक्शन सी में 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 4 में 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा। और फाइनली सेक्शन ई में 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो हम इस सेशन में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क सभी टाइप का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स that would develop in an organism with genotype यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे ABCD 4 जीन्स है और हर जीन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर्स में ही होता है। तो हमारे पास यहां पे 6 एलील्स है, 4 जीन्स है इस जीनोटाइप में। हमें यहां पे डिटरमाइन ये करना है कि अगर ये पेरेंट है तो ये पेरेंट कितने टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में 1, 2, 3 और 4 दिया है। तो हमें यहां पे एक फॉर्मूला समझना चाहिए। जब भी एक जीनोटाइप में, जैसे यहां पे दिया हुआ है, जब भी एक जीनोटाइप में एक जीनोटाइप दिया जाता है और हमें टाइप्स ऑफ गैमीट्स फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले ये देखना है कि कितना जीन्स में हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहां पे हम पहला जीन देखेंगे तो AA दोनों होमोजाइगस और डोमिनेंट है, B भी दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, C भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहां पे सिर्फ एक ही जीन है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो यहां पे हमें पहला देखना है कि कितने जीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। यहां पे एक ही है। तो ये कितने टाइप्स की गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power of n, where n is the number of genes that are heterozygous, जो यहां पे एक ही है। तो 2 power 1 is equal to 2। ऐसे गेमेटोफाइट है तो किसी इंडिविजुअल में गैमीट्स 2 तरह के बन सकता है। कौन सा 2 तरह? A, B, C, D और A, B, C, D। डिफरेंस तो सिर्फ D जीन में ही है, बाकी तीनों जीन सेम ही है। यहां पे ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। अगर यही A, B, B, C, C, D, D हो तो भी हमें 2 ही गैमीट्स मिलते थे, क्योंकि A, B और C होमोजाइगस है। यहां पे क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो रिसेसिव है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पे हमें सिर्फ चेक करना है कि कितने जीन्स हेटेरोजाइगस है, कितने जीन्स में डिसिमिलर एलील्स हैं, वही होगा हमारा n। तो 2 to the power of n will give us the number of types of gametes। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन B 2। एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहां पे चूज किया है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी गैमीट्स, this should actually be how many types of gametes, how many types of gametes can be produced in a diploid organism which is heterozygous for 3 loci। यहां पे जीनोटाइप नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर ही है। यहां पे ये बोल रहे हैं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है हर जीन का 2 एलील होगा, है ना। तो उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 3 लोसाई में हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो n क्या हुआ, यहां पे n का नंबर 3 है।
तो कितने टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे? 2 to the power of 3. 2, 2, 2. How much is that? 8. Right? So the correct answer to this question is option B, 8. अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. In Pisum sativum, which is the scientific name of pea plant, pod color may be green or yellow. Pod क्या होता है? pea plant का fruit को हम pod बुलाते हैं. ये fruit का कलर ग्रीन हो सकता है या येलो भी हो सकता है. दो वेरिएंट्स है उसका. What is the percentage of offspring? What percentage of offspring with green pod color would be obtained in a cross of heterozygous gene? तो यहां पे हमें एक क्रॉस बनाना है. ये एक बहुत ही सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. F1 सेल्फिंग करने के बाद क्या मिलेगा हमें? कैपिटल जी लोअर केस जी, कैपिटल जी लोअर केस जी. यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ गैमीट्स और इधर दो टाइप्स ऑफ गैमीट्स. तो कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी लोअर केस जी, कैपिटल जी लोअर केस जी, लोअर केस जी लोअर केस जी. ये तीनों ग्रीन होंगे और एक येलो होगा. यहां पे हमें ये पूछा है कि ऑफस्प्रिंग में कितने प्रतिशत ग्रीन पॉड कलर होगा. 3 out of 4 का मतलब 75%. इसके लिए आपको इतना सब भी करने का जरूरत नहीं. अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो इसका पूरा समझ है आपको, तो ये क्रॉस करने का भी नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हम सबको पता है F1 जनरेशन में सेल्फिंग करने के बाद F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है 3:1. 3 डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाएगा और एक रिसेसिव फिनोटाइप एक्सप्रेस हो जाएगा. यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ग्रीन डोमिनेंट है, इसीलिए G कैपिटल है ना. तो अगर हमें वो रेशियो ठीक से पता है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे आंसर करेक्टली इज ऑप्शन सी 75%. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. दिस इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस. In a dihybrid Mendelian cross, garden pea plants heterozygous for yellow flowers and round seeds. Okay? 2 characters. Dihybrid cross का मतलब 2 characters consider करना है. Garden pea plants are the experimental organism. 2 characters क्या है? Flower का color और seed का shape. Yellow flowers and round seeds are crossed with homozygous white flowers and wrinkled seeds. अगर येलो फ्लावर राउंड सीड्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो हमें पता चलना चाहिए कि वो डोमिनेंट एलील्स है. डोमिनेंट फिनोटाइप जो भी एक्सप्रेस करता है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है. जो भी रिसेसिव फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है उसका जीनोटाइप हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा. तो इससे हमें पता चला कि डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस, दोनों कैरेक्टर्स के लिए एक प्लांट हेटेरोजाइगस है, उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं. ये कौन सा क्रॉस है? ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? हमें दिख रहा है कि कुछ प्लांट में, कुछ ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट फिनोटाइप हमें दिख रहा है, लेकिन हमें पता नहीं उस ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है. जब हमें टेस्ट करना है उसका जीनोटाइप तो हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे. क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने के लिए? उस डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करेंगे. तब हमें पता चलेगा कि वो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस करने वाला प्लांट क्या वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस. ठीक है, यही हमें यहाँ पे भी करना है. तो येलो फ्लावर्स आर डोमिनेंट, राउंड सीड इज डोमिनेंट. वी आर क्रॉसिंग दैट विथ व्हाइट फ्लावर्स एंड ग्रीन सीड्स. यहाँ पे कितने टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे? क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ हमें
2 to the power of 2, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन ही नहीं है, तो 2 to the power of 0, 1 टाइप ऑफ गैमेट ही बन सकता है यहाँ पे। तो इसमें हमें कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, लोअर केस r, लोअर केस y, कैपिटल R, लोअर केस y, लोअर केस r, इसका गैमीट्स हो गया। यहाँ पे हमें एक ही टाइप का गैमीट मिलेगा, वो है लोअर केस y, लोअर केस r। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों, ये हो गया येलो और राउंड, येलो फ्लावर, राउंड ग्रेन, येलो फ्लावर, wrinkled seed, white flower, round seed, white flower, wrinkled seed। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में रहेगा। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि हर एक प्लांट में फिनोटाइप डिफरेंट है और जीनोटाइप भी डिफरेंट है। यहां पे येलो फ्लावर है लेकिन उसके साथ राउंड सीड है, यहाँ पे येलो फ्लावर है लेकिन रिंकल्ड सीड है, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है, राउंड सीड है, व्हाइट फ्लावर है, रिंकल्ड सीड है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमें दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1:1:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1:1:1 होगा। यही होगा हर एक टेस्ट क्रॉस में। ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ये पता है तो ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1:1:1, जैसे हमने अभी देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट क्रॉस के बारे में ही बात कर रहे हैं। देयर इज अ डबल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, देयर इज अ डबल होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। इनको क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा हमें यही रेशियो मिलेगा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक भी। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1:1:1:1, which is ऑप्शन बी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन, ओके वेट, आई थिंक इट्स रिपीटेड। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये एक असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स दिया है, हमें पिक करना कि उनमें कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सा गलत है, क्या दोनों करेक्ट है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट क्या है? इन थैलेसीमिया एन abnormal myoglobin chain is synthesized due to a gene defect। क्या ये सही स्टेटमेंट है? थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया में अबनॉर्मल मायोग्लोबिन नहीं, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। यहां पे हम इसे क्वालिटेटिव एनीमिया भी बुलाते हैं। क्या होता है थैलेसीमिया में? 2 टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। हमारे आरबीसीज में हेमोग्लोबिन रहता है, वही आरबीसीज को रेड कलर अपीयर करने के लिए वही व्हाट डू वी से, हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसीज बीइंग रेड इन कलर। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? रेस्पिरेटरी गैसेस को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क्स ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 चेन्स रहते हैं, 2 तरह के चेन्स, अल्फा चेन, बीटा चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन का 2 कॉपीज और बीटा ग्लोबिन चेन का 2 कॉपीज टुगेदर आके एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाता है। थैलेसीमिया में अगर अल्फा ग्लोबिन चेन ठीक से नहीं बन पा रहा है क्योंकि उस जीन डिफेक्टिव है, तो हम उसे अल्फा थैलेसीमिया बुलाएंगे। अगर बीटा ग्लोबिन चेन ठीक से नहीं बन रहा है क्योंकि बीटा उस जीन में डिफेक्ट है, बीटा ग्लोबिन प्रोड्यूस
करने वाला जीन में डिफेक्ट है तो हम उसे बीटा थैलेसेमिया बुलाएंगे। यहां पे अल्फा हो या बीटा हो, डिफेक्ट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन चेन्स बट नॉट मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी हेमोग्लोबिन की तरह एक पिगमेंट है, वो मसल्स में मसल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मायोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से थैलेसेमिया नहीं होता है। ठीक है, इन थैलेसेमिया एन abnormal myoglobin chain is synthesized due to a gene defect. That is an incorrect statement. As a statement ये गलत है। रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स HBA and HBA1 and HBA2 on chromosome number 16। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, थैलेसेमिया दो टाइप्स के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लोबिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन्स दो टाइप्स का है, HB फॉर हेमोग्लोबिन, A फॉर अल्फा, HBA1 और HBA2। ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस happens because of HBB जीन। एक ही जीन कंट्रोल करता है बीटा ग्लोबिन का सिंथेसिस और ये लोकेटेड है क्रोमोसोम 11 में। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स HBA1 HBA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 दिया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। ए या असर्शन इज फॉल्स बट आर द रीजन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज अबाउट हनी बीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेल्स इन अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज। हनी बीज सोशल इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे एंट्स और वॉस्प्स, हनी बीज भी सोशल इंसेक्ट्स है। एक कॉलोनी में अलग अलग टाइप के बीज मिलते हैं, तो हनी बी कॉलोनी में मेल्स को हम ड्रोन्स बुलाते हैं। देयर इज द क्वीन। क्वीन एक ही फर्टाइल फीमेल है, बहुत सारे फीमेल्स होंगे हाइव में, कॉलोनी में, लेकिन रिप्रोड्यूस करने वाली एबिलिटी सिर्फ क्वीन के पास ही है। दूसरे वर्कर्स जो हम बुलाते हैं, दूसरे फीमेल्स को, वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां पे क्वीन फीमेल है और ड्रोन्स मेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोन्स, हाउ डज दैट हैपन? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, हाउ डज दैट हैपन? इसको हम हैप्लोडिप्लॉइडी बुलाते हैं। यहां पे कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है एक सेल पर, एक सेल के अंदर, वो डिटरमाइन करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, दे विल हैव ओनली 16 chromosomes. Queen is a female diploid, she will have 32 chromosomes. क्वींस जब एग प्रोड्यूस करती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, जब एग प्रोड्यूस करना है तो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करने के लिए मायोटिक डिवीजन हो जाएगा। अब ड्रोन्स है ही हैप्लॉइड, अगर इन्हें स्पर्म, हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करना है तो ये मायोटिकली सेल डिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर ही हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस अंडरगो करेंगे। ठीक है, जब ये एग और ये स्पर्म फ्यूज होगा तो एक फीमेल बी बनेगा। अगर एग अकेला डेवलप होगा पार्थेनोजेनेटिकली तो एक मेल हनी बी बनेगा। हमें एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, उसको ठीक से समझना है। एक ड्रोन को सन्स नहीं होते, ग्रैंडसन्स हो सकते हैं। ड्रोन्स को फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंडफादर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है?
यहाँ पे अगर मेल ड्रोन बन रहा है तो स्पर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, मेल गेमीट इन्वॉल्व ही नहीं है, फीमेल गेमीट से ही डायरेक्टली पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो सन्स, बट इस मदर को, जो भी इस गैमीट को प्रोड्यूस किया है, उस मदर को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पर्म चाहिए था और एक एग भी चाहिए था। तो इस मदर के फादर हैं, तो ड्रोन को ग्रैंडफादर है लेकिन फादर नहीं। ड्रोन को सन्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ड्रोन्स को सन होना चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स जब फर्टिलाइज करते हैं, उसके स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, तो हमेशा जाइगोट फीमेल ही बनेगा, मेल नहीं बन सकता। तो ड्रोन्स को सन्स नहीं हो सकते। अगर जो भी फीमेल इस ड्रोन ने प्रोड्यूस किया है, अगर वो क्वीन बन जाती है, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो ग्रैंडसन्स तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैप्लोडिप्लॉइडी का एक्सप्लेनेशन। अब हम ये स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ड्रोन्स, दिस इज अबाउट ड्रोन्स, दे हैव 16 क्रोमोसोम्स पर सेल। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, ये हैप्लॉइड नंबर है। स्टेटमेंट 2, they produce sperms by meiosis. Do they produce sperms by meiosis? No, they don't. They are haploid cells producing haploid sperms. So, over there, mitosis is taking place. Equational division is taking place. So, this statement is incorrect. Third statement dekhte hain. They have a grandfather but no father. That is true. Fourth statement, all males in the colony are haploid except one. No. Every male in the colony is haploid. Queens में फीमेल्स में सारा फीमेल्स डिप्लॉयड है, लेकिन एक ही फीमेल को रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रहता है, फर्टाइल होती है। सारा अदर फीमेल्स दे विल बी स्टेराइल, वर्कर्स आर स्टेराइल, ओनली क्वीन इज फर्टाइल। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। यहाँ पे हमें पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स, विच आर द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर ट्रू, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, है ना। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में है, विच इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता होगा एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका अपीयरेंस ज्यादा मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में बहुत कम होते हैं। देखते हैं क्यों। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट and who has no history of color blindness in her family. What is the probability of their grandsons from the sons being colorblind? समझ में आया? यहाँ पे स्टोरी शुरू हो रहा है एक कपल से, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। ये मेल कलर ब्लाइंड है, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो भी डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो इसे हम मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स है, फीमेल में एक्स एक्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, जो भी एक्स क्रोमोसोम है इस मेल के पास, उस एक्स क्रोमोसोम में एक डिफेक्टिव जीन है फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फीमेल को ये बोल रहे हैं कि फीमेल नॉर्मल है, उसके फैमिली में कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट कभी नहीं था, तो ये नॉर्मल एलील्स ही कैरी कर रही होगी। जब इस कपल को एक सन पैदा होता है, तो क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन। अगर सन पैदा होना चाहिए तो वाई क्रोमोसोम चाहिए ही। यहाँ पे हम गैमीट्स का देखें तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जैसा हो गया, तो ये एक्स सी और ये वाई, यहाँ पे दोनों सेम ही टाइप का क्रोमोसोम्स है, तो ये एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। इससे हमें एक्स सी एक्स, इससे हमें एक्स वाई मिलेंगे, है ना। मेल्स को एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर ही डोनेट करती है, मेल्स को वाई क्रोमोसोम जाता है फादर से। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम दोनों नॉर्मल है, तो रिगार्डलेस ऑफ फादर हैज कलर ब्लाइंडनेस और नॉट, सन
कैनॉट गेट कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि सन को फादर्स एक्स क्रोमोसोम जाता ही नहीं, मदर का एक्स क्रोमोसोम जाता है, फादर का वाई क्रोमोसोम जाता है. एज लॉन्ग एज मदर इज नॉट कलर ब्लाइंड, सन कैनॉट बी कलर ब्लाइंड. ठीक है. As long as this son does not marry a colorblind woman, their grandsons will not have any chance of being colorblind. ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पे ये एक मेल है, सन है, एक डॉटर है. यहाँ पे पूछा है कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का ग्रैंडसन फ्रॉम देयर सन बीइंग कलरब्लाइंड. अगर वो कलर ब्लाइंड लड़की को या कलर ब्लाइंड अलील कैरी करने वाली लड़की को शादी करके उसके साथ बच्चे होते हैं तो हो सकता है चांसेस. अगर वो नॉर्मल लड़की के को शादी करते हैं तो कोई भी चांस नहीं है कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन्स होने का. ठीक है, तो 0 चांसेस, नील चांसेस. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. इससे हमारा 1 मार्क क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरा हमने सॉल्व किया है. अब हम देखेंगे सेक्शन बी which has 2 mark questions. By using a Punnett square, depict the genotypes and phenotypes of test crosses. Test crosses where green pod color is dominant over yellow pod color in garden P with unknown genotype. यहाँ पे एक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है. ठीक है, यहाँ पे जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स दोनों डिटरमाइन करना है. पनेट स्क्वायर जो भी हम यूज करते हैं, उसे हम चेकर बोर्ड भी बुलाते हैं, उसको यूज करके हमें ये टेस्ट क्रॉस बनाना है. तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर दिया हुआ है? यहाँ पे पॉड कलर इज द कैरेक्टर. पॉड कलर 2 टाइप्स का हो सकता है, एक ग्रीन और एक येलो. ग्रीन पॉड का जीनोटाइप कैपिटल जी लोअर केस जी भी हो सकता है, कैपिटल जी भी हो सकता है. येलो क्योंकि रिसेसिव है, येलो का जीनोटाइप हमेशा होमोजाइगस ही होगा. रिसेसिव कैरेक्टर है तो हमेशा होमोजाइगस ही होगा. डोमिनेंट है तो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है. यहाँ पे हमें पता नहीं कि ये प्लांट जो ग्रीन कलर पॉड प्रोड्यूस कर रहा है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, यही हमें टेस्ट करना है. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है. ये होमोजाइगस हो सकता है तो टेस्ट क्रॉस विल बी कैपिटल जी क्रॉस्ड विथ लोअर केस जी. गैमीट्स तो कैपिटल जी लोअर केस जी है ना. तो यहाँ पे हमें सभी प्लांट्स जो भी प्रोजेनी मिलता है F1 जनरेशन में, सभी प्लांट्स ग्रीन कलर पॉड ही प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का है तो कैपिटल जी लोअर केस जी क्रॉस्ड विथ लोअर केस जी. इन अ टेस्ट क्रॉस हमेशा डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ एक रिसेसिव फिनोटाइप डिस्प्ले करने वाली प्लांट को हम ही यूज करेंगे. यहाँ पे क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, 2 टाइप का गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकता है और यहाँ पे एक ही टाइप. तो ये हमें एक पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है. कैपिटल जी लोअर केस जी. तो यहाँ पे कैपिटल जी लोअर केस जी. कैपिटल जी लोअर केस जी का क्या हो गया? पॉड ग्रीन कलर होगा. लोअर केस जी में पॉड येलो कलर होगा. सो यहाँ पे हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को रिप्रेजेंट किया है. जब भी हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, अगर F1 प्रोजेनी में हमें 1:1 रेशियो में डोमिनेंट और रिसेसिव
फिनोटाइप्स दोनों देखने को मिलता है जैसे यहाँ पे, तो जो भी प्लांट हमने कंसिडर किए हैं वो हेटेरोजाइगस होता है। जब हमें टेस्ट क्रॉस करते हैं, हमें पता नहीं कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, जब हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे और हमें F1 जनरेशन में पूरा डोमिनेंट फिनोटाइप ही दिख रहा है, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 1:1 रेशियो मिला तो हमें पता चलेगा कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में हम यही टेस्ट कर रहे हैं कि जो भी प्लांट फिनोटाइप डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप क्या है हमें पता नहीं, वही हम टेस्ट करेंगे बाय क्रॉसिंग दैट प्लांट विथ अननोन जीनोटाइप विथ अनदर प्लांट which is homozygous recessive। ठीक है, 1:1 मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1, जैसे हमने यहां पे देखा था 1:1:1:1, ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो। इन सभी रेशियोज को आप याद करना। ठीक है, यहां पे एक 2 मार्क क्वेश्चन है, Why did Morgan select fruit fly for his experiments? Morgan is Thomas Hunt Morgan। उसके एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों कई क्रॉसेस में मेंडल के रेशियो से भी कुछ डिविएशन था, कुछ ज्यादा ही डिविएशन था। ये सब हमें पता चला मेंडल और उनके कोवर्कर्स के एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि मेंडल ने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, क्या रीजन था उसके लिए। हमें यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, easy to grow on a simple nutrient medium। ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, देयर वॉज क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेक्सेस। क्या मतलब है इसका, मेल्स और फीमेल्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। जब मॉर्गन और उसके कोवर्कर्स ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो वो जो भी कैरेक्टर्स को चूज किए वो सब एक्स क्रोमोसोम में था। जैसे ह्यूमंस में मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई में भी वैसा ही होता है। तो कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, वो समझने के लिए क्लियर डिफरेंशिएशन रहना चाहिए सेक्सेस में, मेल और फीमेल डिफरेंट रहना चाहिए, वो था ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, they complete their life cycle in about 2 weeks। 2 ही हफ्तों में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा स्पैन में अगर लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें ज्यादा जनरेशंस को स्टडी करने का टाइम मिलेगा, है ना, वो भी एक एडवांटेज है। अब 4th पॉइंट क्या है, अ सिंगल मेटिंग produces a large number of progeny। एक टाइम मेटिंग हो गया तो बहुत सारा एग्स प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइज होंगे और बहुत सारे लार्वे भी फॉर्म होगा। तो एक जनरेशन के बाद, मेटिंग के बाद बहुत सारा प्रोजेनी मिलेगा, तो हम मोर क्रेडिबिलिटी से अपना ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, है ना। तो वो हो गया हमारा 4th पॉइंट। ऐसे 4 पॉइंट्स लिखने से आपको 2 मार्क पूरा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन,
ये है डिफरेंशिएट बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। तो यहां पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? जब भी नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जितना भी रहते हैं उससे ज्यादा या कम क्रोमोसोम्स होंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तब हम उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बुलाएंगे। अगर नॉर्मल सेट से एक क्रोमोसोम ज्यादा है तो हम उसे ट्राइसोमी बुलाते हैं। जब नॉर्मल सेट से एक क्रोमोसोम कम है तो हम उसे मोनोसोमी बुलाएंगे। यहां पे टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, occurs due to मोनोसोमी। नॉर्मली ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स रहता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिर्फ 45 ही है। इंस्टेड ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम्स इन लोगों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। डाउन सिंड्रोम occurs due to ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम में 1 क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम is less। डाउन सिंड्रोम में there is an extra copy of chromosome number 21। Turner syndrome occurs only in females। Down syndrome can occur in males as well as females। टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप हम देख सकते हैं। ऑटोसोमल नंबर ठीक ही होगा, 44 ऑटोसोम्स तो होंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम्स का नंबर ज्यादा होगा। इंस्टेड ऑफ 44 45 ऑटोसोम्स होंगे, और सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल है तो XX, मेल है तो XY। ये है डिफरेंस इन कैरियोटाइप। ये 4 पॉइंट्स लिखने से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मेंडेलियन F2 फिनोटिपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 फिनोटिपिक रेशियो लिखना है। And also that is one part of the question for 1 mark. State the law that he proposed based on this experiment. डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा उसके रिलेटेड बेस्ड ऑन दैट ही प्रपोज्ड अ लॉ, हमें उसको भी स्टेट करना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1 है ना। तो दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। अब हमें लिखना है पहले बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस कौन सा लॉ प्रपोज किया था। द लॉ दैट ही प्रपोज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्या स्टेट करता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट, यहां पे डायहाइब्रिड क्रॉस है, हम 2 कैरेक्टर्स को एक ही टाइम में कंसिडर कर रहे हैं। whenever there are 2 pairs of traits, whenever there are 2 pairs of traits that are combining in a hybrid, the segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। अगर हम round and yellow, I'm sorry, round shape और seed, shape
और साइज, कलर, शेप और कलर ऑफ सीड दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो भी अर्लीस्ट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ऐसा सेग्रीगेट होंगे, कलर के लिए जो भी जीन्स है उस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो भी ट्रेट्स, पेयर ऑफ ट्रेट्स शेप को कंट्रोल कर रहा है उसका सेग्रीगेशन, और जो भी ट्रेट्स कलर को रेस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसका ट्रेट्स दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। ठीक है, यही है इसका मतलब। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन जैसा है। स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। दो क्रॉसेस दिए हुए हैं, यहां क्रॉस ए और क्रॉस बी। ये क्रॉसेस हमने मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है ना। यहां पे क्रॉस ए में उन्होंने दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है, वो है बॉडी कलर और दूसरा है आई कलर। क्रॉस बी में आई कलर और विंग का स्ट्रक्चर, क्या वो नॉर्मल है या मिनिएचर है, ये दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द क्रॉसेस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन्स इज हायर। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन्स ज्यादा किस क्रॉस में है, या क्रॉस ए में है या क्रॉस बी में है। जो भी आपका आंसर है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस भी चाहिए, कैसे आप जस्टिफाई करते हैं आपके आंसर को। ठीक है, लेकिन यहां पे स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, क्या है स्ट्रॉन्ग लिंकेज का मतलब? स्ट्रॉन्ग लिंकेज वो है जब दो जीन्स बहुत नजदीक रहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इफ इट इज टू लिटिल, देन वी से इट इज टाइटली लिंक्ड और स्ट्रांगली लिंक्ड। क्यों स्ट्रांगली लिंक्ड है? क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस होगा तो मायोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होगा। जब दो जीन्स बहुत नजदीक है तो दोनों जीन्स एक ही यूनिट जैसा क्रॉसओवर हो सकता है, और उसकी वजह से प्रोजेनी में जब हम देखेंगे तो पेरेंटल टाइप्स ज्यादा नजर आएगा, रिकॉम्बिनेंस कम नजर आएंगे। जब भी लिंकेज थोड़ा लूज है या उतना स्ट्रांग नहीं है, तब उसका मतलब यह है कि जो भी दो जीन्स हम डायहाइब्रिड क्रॉस में कंसिडर कर रहे हैं वो दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है मायोसिस के टाइम पर, तब क्रॉस ओवर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो जो भी प्रोजेनी हमें मिलेगा उस प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें यह देखना है कि कौन से इन दोनों क्रॉसेस में लिंकेज स्ट्रॉन्ग है। लिंकेज स्ट्रॉन्ग तब होता है जब दोनों जीन्स बहुत नजदीक होते हैं। यहां पे हमें इसका और इसका डिस्टेंस देखना है। W और Y का इतना ही डिस्टेंस है इन दोनों जीन्स में। W और M जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो जीन्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों जीन्स को जो हम कंसिडर कर रहे हैं कंपेयर टू दिस, इसके बीच में डिफरेंस थोड़ा कम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रांगली लिंक्ड है। ये रिलेटिव टू दिस थोड़ा टाइटली लिंक नहीं है। इस क्रॉस में हमें इस क्रॉस से भी ज्यादा रिकॉम्बिनेंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है बिटवीन टू जीन्स दैट वी आर कंसिडरिंग। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द क्रॉसेस strength of the linkage between the genes is higher. Strength of the linkage is definitely higher in cross A. ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस कम हो, lesser the distance between the genes we are considering, greater is the strength of linkage, as lesser is the chance of crossing over between them. ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है 3 मार्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द F2 progeny of a monohybrid cross, the F2 progeny of a monohybrid cross showed phenotypic and genotypic ratio as 1:2:1.
जिसमें फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 है, अनलाइक दैट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो। मेंडल की मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो phenotypic है 3:1, genotypic है 1:2:1. But there is a monohybrid cross in which the F2 progeny are showing phenotypic and genotypic ratio both are 1:2:1. With the help of a suitable example, work out a cross and explain how it is possible. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ये बताया है कि जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, दोनों 1:2:1 है। हमें पता रहना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में 1:2:1 रेशियो होगा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल देते हुए क्रॉस पूरा बनाना है। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल देंगे हम? फ्लावर color in Snapdragon shows incomplete dominance. फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या एंटी रैना और डॉग फ्लावर भी बोल सकते। इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, वहां पे where both phenotypic and genotypic ratio is 1:2:1. We'll take another page and start making the cross. पहले हम स्टार्ट करेंगे पेरेंटल जेनरेशन से। पेरेंटल जेनरेशन में हम दोनों होमोजाइगस प्लांट्स को कंसिडर करेंगे। एक प्लांट जो रेड कलर फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा which produces white colored flowers. अब इसका जीनोटाइप्स लिखना है। इसका होगा कैपिटल R और इसका लोअर केस आर। गैमीट्स कैसे बनता है? यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। इसका होगा कैपिटल R, इसका लोअर केस आर। जब ये गैमीट्स फ्यूज होते हैं तब हमें जो भी प्रोजेनी मिलता है उसे हम F1 जनरेशन बुलाते हैं, है ना। F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगा, कैपिटल R लोअर केस आर और फिनोटाइप पिंक कलर्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में F1 जनरेशन को सेल्फ करना है। तो ऑन सेल्फिंग F1 जनरेशन क्या मिलेगा? पिंक क्रॉस्ड विथ पिंक, कैपिटल R लोअर केस आर क्रॉस्ड विथ कैपिटल R लोअर केस आर। यहाँ पे क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है 2⁻1 हेटेरोजाइगस जीन है, तो यहाँ पे हर एक प्लांट में दो टाइप्स के गैमीट्स बनेगा। एक में कैपिटल R होगा, दूसरा में लोअर केस आर। यहाँ पे भी कैपिटल R और दूसरा लोअर केस आर। अब हमें इसे एक पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। मैं यहीं पे करूंगी, आप बिलो दिस एग्जाम्स में करना, ठीक है।
कैपिटल आर, लोअर केस आर, कैपिटल आर, लोअर केस आर। यहाँ पे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। इसका कलर रेड फ्लावर्स होगा, यहाँ पे पिंक, यहाँ पे पिंक और यहाँ वाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। एक रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेटेरोजाइगस, एक लोअर केस आर, लोअर केस आर। हो गया? ऐसा रिप्रेजेंट करना है क्रॉसेस को। ठीक है, अगर चाहिए तो यहाँ पे भी फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमीट्स ये सब लिख सकते हैं आप। ये लिखने से आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। A cross is made between different homozygous pea plants for contrasting flower positions. Part A of the question. Find the position of flowers in F1 generation on the basis of genotypes. B. Work out the cross up to F2 generation. C. Compute the relative fraction of various genotypes in the F2 generation. ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। एक ही कैरेक्टर सेलेक्ट किया है, वो है फ्लावर का पोजीशंस। फ्लावर का पोजीशंस कितने टाइप का हो सकता है? फ्लावर पोजीशन है 2 टाइप्स का, एक एक्सियल और एक टर्मिनल। एक्सियल को हम ए से डिटरमाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, टर्मिनल को लोअर केस ए। एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट, टर्मिनल पोजीशन इज रिसेसिव। ठीक है, दिस फ्लावर पोजीशन इज वन ऑफ द 7 कैरेक्टर्स दैट मेंडल कंसिडर्ड। तो अ क्रॉस इज मेड बिटवीन different homozygous plants for contrasting flower positions. Find out the position of flowers in the F1 generation on the basis of genotypes. तो हमें यहाँ पे इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। तो पेरेंटल जेनरेशन में क्या होगा? प्योर लाइन ही होगा ना, होमोजाइगस ही होंगे। तो एक्सियल पोजीशन क्रॉस्ड विथ टर्मिनल। यहाँ पे जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, यहाँ पे जीनोटाइप होगा लोअर केस ए। गैमीट्स एक ही टाइप का हो सकता है क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। जो भी प्रोजेनी बनता है उसे हम F1 जेनरेशन बुलाएंगे। इन F1 जेनरेशन में कैपिटल ए, लोअर केस ए, ये है जीनोटाइप। फिनोटाइप तो सबका ही एक्सियल होगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन ए, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फ्लावर्स इन द F1 generation on the basis of genotypes. F1 generation में हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो पोजीशन होगा एक्सियल, एक्सियल पोजीशन होगा और जीनोटाइप कैपिटल ए, लोअर केस ए। इस क्रॉस को हम F2 जनरेशन तक करना है। क्या करेंगे F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए? सेल्फ करना है F1 जनरेशन को। ऑन सेल्फिंग F1 hybrids, what do we get? कैपिटल ए, लोअर केस ए क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए, लोअर केस ए। ये एक्सियल है,
यहाँ पे दो टाइप का गेमीट्स बनेंगे हर प्लांट, हर पेरेंट से, कैपिटल ए लोअर केस से, कैपिटल ए लोअर केस से। इसे हमें फिर से पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। जितना भी गेमीट्स है उससे एक ज्यादा कॉलम और रो हमें चाहिए, ठीक है। मेल गेमीट्स, फीमेल गेमीट्स, कैपिटल ए लोअर केस ए, कैपिटल ए लोअर केस ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए लोअर केस ए, कैपिटल ए लोअर केस ए। ये हो गया एक्सियल, ऐसे लिखना है फिनोटाइप भी, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, और ये टर्मिनल। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है ना। वर्क आउट द क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। ये हमारा F2 जनरेशन है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ वेरियस जीनोटाइप्स इन द F2 जनरेशन। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ए एक जीनोटाइप है, कैपिटल ए लोअर केस ए एक जीनोटाइप है, लोअर केस ए एक जीनोटाइप है। इसका फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटली 4 है, तो उसमें 1 out of 4 इज एक्सियल, होमोजाइगस डोमिनेंट एक्सियल, 2 out of 4 या हाफ इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 1/4 अगेन इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो फ्रैक्शंस आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। कभी कभी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पूछ सकते हैं, कभी ऐसे फ्रैक्शंस पूछते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे आंसर करना। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे 3 कंफ्यूजिंग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में के बारे में क्वेश्चंस पूछा है। हाउ आर dominance, co-dominance and incomplete dominance patterns of inheritance different from each other? Dominance, incomplete dominance और co-dominance में क्या डिफरेंस है, यही हमें लिखना है। जब भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के लिए 2 अलग अलग अलील्स है तो हम उसे हेटेरोजाइगस बुलाएंगे, है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक पेयर ऑफ डिसिमिलर या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डिसिमिलर अलील्स या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म उन दोनों डिसिमिलर अलील्स में से एक ही अलील को एक्सप्रेस करेगा तो हम उसे डोमिनेंस बुलाएंगे। 2 डिफरेंट है, कैपिटल टी लोअर केस टी है, रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल टी लोअर केस डी दोनों होने के वजह भी कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा, लोअर केस टी नहीं एक्सप्रेस होगा। सो प्लांट विल बी टॉल इटसेल्फ। अगर इन दोनों में एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, एक नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम उसे डोमिनेंस बुलाएंगे। जो एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम डोमिनेंट अलील बुलाएंगे, जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम रिसेसिव अलील बुलाएंगे। दैट इज डोमिनेंस। सेकेंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के लिए 2 अलील्स है, वो दोनों अलील्स डिसिमिलर है, अलग अलग टाइप के 2 अलील है। जब F1 प्रोजेनी में दोनों अलील्स नहीं एक्सप्रेस होंगे, एक नया फिनोटाइप बनेगा और वो फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट रहेगा, तो हम उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुलाएंगे। एग्जाम्पल फॉर दैट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन डॉग फ्लावर कलर। रेड कलर एक पेरेंट, व्हाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली एक पेरेंट, तो इससे जो भी हमें हाइब्रिड मिलेगा वहां पे ना रेड फ्लावर्स होगा ना व्हाइट फ्लावर्स होगा,
पिंक कलर्ड फ्लावर्स होगा जो रेड और व्हाइट दोनों के इंटरमीडिएट कलर है। इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुलाएंगे। थर्ड टाइप कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? हम फिर से कंसिडर करेंगे एक जीन, उस जीन का तो डिफरेंट अलील्स है एक ऑर्गेनिज्म में, दोनों अलील साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम बुलाएंगे कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस में एक ही अलील एक्सप्रेस करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक नया फिनोटाइप बनेगा जो दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट है, कोडोमिनेंस में दोनों अलील्स एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए को बुलाते हैं हम, को मतलब टुगेदर है ना, तो कोडोमिनेंस वो होता है, इसे हम सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, पहला डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस इज अ फिनोमिनन in which when dissimilar alleles are present together only one expresses itself, that is called the dominant allele, and whichever one does not express itself, that is called recessive allele. Example for that you can give height in pea plant, capital T lowercase t, capital T is dominant, lowercase t is recessive. Codominance, it is a phenomenon in which when there is a pair of dissimilar alleles, both of them will express themselves. Example for this is AB blood group. Okay, so this is I superscript A, I superscript B, IA, IB. Understood? अब ये देखिए incomplete dominance. Incomplete dominance is a phenomenon in which when dissimilar alleles are present together, neither of them are dominant over the other and the phenotype formed is intermediate of the two parents' alleles. Example, red and pink color flower that we see in snapdragon. इस इतना लिखने से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द सिम्टम्स ऑफ 2 डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। Also explain how the inheritance pattern of these 2 diseases differ from each other. Symptom of this 1 mark, symptom of this 1 mark, for the difference 1 mark. Okay. What is the symptom of hemophilia? Hemophilia is a sex-linked recessive disorder. The defective gene is present on the X chromosome. क्या होता है यहाँ पे? जो भी infected individuals है, उनमें एक clotting factor नहीं बन रहा। तो क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर किसके लिए चाहिए? जब भी कुछ इंजरी होता है, ब्लड लीक हो रहा है, तो ब्लड क्लॉट होना चाहिए। ब्लड क्लॉट होने के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन फैक्टर्स का आवश्यकता है, लेकिन वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि एक जीन, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन डिफेक्टिव है। उन लोगों में ब्लड क्लॉट ही नहीं होते, बहुत घंटों तक ब्लड ब्लीडिंग होता रहता है। ठीक है, उस डिसऑर्डर के लिए हम हीमोफीलिया बुलाते हैं। यहाँ पे सिम्टम यह है कि पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन ऑन अ माइनर कट। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक टाइप ऑफ एनीमिया है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन में मैंने पहले भी बताया 4 चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा ग्लोबिन चेन है ना, उस बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन में नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड रहता है, लेकिन इन लोगों में ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो चुका होता है। तो क्या होता है? नॉर्मली हमारा आरबीसीज आर बाइकॉन्केव, बट इन लोगों में जिसे भी सिकल सेल एनीमिया है, उन लोगों में क्या होता है ना, नॉर्मली आरबीसीज बाइकॉन्केव ही रहेंगे, लेकिन जब भी ऑक्सीजन स्ट्रेस है, जब भी ऑक्सीजन उतना काफी नहीं है, तब ये बाइकॉन्केव सेल सिकल शेप्ड हो जाएंगे। तब क्या होता है? वो स्टक हो जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स। बाइकॉन्केव इसलिए है आरबीसीज ताकि वो स्क्वीज हो सके कैपिलरीज के अंदर। ये शेप चेंज होने से वो क्लॉग हो सकता है कैपिलरीज में। इसके कारण कई बॉडी पार्ट्स को ठीक से न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कभी कभी ये फेटल भी हो सकता है। ठीक है, यही है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस।
जहां पे एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स विल लूज देयर बाइकॉन्केव शेप एंड बिकम सिकल शेप्ड. As a result, the cells cannot pass through the narrow capillaries. Blood capillaries are clogged, thus affects the blood supply to different organs. Okay, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स. नेक्स्ट, इनहेरिटेंस पैटर्न में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों डिसऑर्डर्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है. एक जीन में डिफेक्ट है, इसीलिए हम उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बुलाएंगे. ये भी ब्लड रिलेटेड है, ये भी ब्लड रिलेटेड है. ठीक है. हीमोफीलिया जो भी रेस्पॉन्सिबल है इस डिफेक्ट के लिए, उस जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. सिकल सेल एनीमिया के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो 11th क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. 11th क्रोमोसोम एक ऑटोसोम है, एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है. इसलिए हीमोफीलिया को हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बुलाएंगे और सिकल सेल एनीमिया को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बुलाएंगे. ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है. रिसेसिव ही क्यों, डोमिनेंट क्यों नहीं? अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक भी डिफेक्टिव अलील है तो एक्सप्रेस हो जाएगा. सिकल सेल एनीमिया एक्सप्रेस होने के लिए फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में डिफेक्टिव अलील होना चाहिए. हीमोफीलिया के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में डिफेक्टिव अलील होना चाहिए. अगर मेल्स है तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है उनके पास, तो एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव अलील है तो भी एक्सप्रेस कर देंगे. ठीक है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होना है, ये डिसऑर्डर फिजिकली मैनिफेस्ट करना है, तो दोनों 11th क्रोमोसोम में डिफेक्टिव अलील होना चाहिए. नहीं तो एक सही है, नॉर्मल अलील है, दूसरा डिफेक्टिव अलील है. डिफेक्टिव अलील तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नॉर्मल अलील है ना, ये नॉर्मल अलील नॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेगा. दैट विल मेक अप फॉर दिस. ठीक है. तो या दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन. सो यू राइट ऑल ऑफ दिस. आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा. अब हम देखेंगे 4 मार्क क्वेश्चंस. 4 मार्क क्वेश्चंस जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस. देखेंगे क्या है क्वेश्चन में. इट इज अबाउट हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जैसे मैंने अभी बताया है एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ह्यूमंस में. द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन अ फैमिली. स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. First question, give all the possible phenotypes of the members 4, 5, 6 in the pedigree chart. यहाँ पे numbers डाला है, आपको दिख रहा है ना. Second, a blood test shows that individual 14 here is a carrier of hemophilia. The member numbered 15 has recently married number 14. What is the probability that their first child will be a hemophilic male? ओके, तो इसके लिए हमें पेडिग्री को एनालाइज करना ठीक से आना चाहिए और हीमोफीलिया कैसे होता है उसका भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. इसका अकरेंस मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में रिलेटिवली कम है. क्यों ऐसा है? क्योंकि इस डिसऑर्डर का डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम में. फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा. नॉर्मल अलील को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हीमोफिलिक डिफेक्टिव अलील को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर एक फीमेल हीमोफीलिया मैनिफेस्ट करना है फिजिकली, तो फीमेल यहां पे देखेंगे, फीमेल्स में ये सब पॉसिबिलिटीज हैं. दोनों एक्स नॉर्मल है, एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स डिफेक्टिव है, दोनों एक्स डिफेक्टिव है. अगर दोनों एक्स नॉर्मल है तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मल ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड क्लॉटिंग में. अगर एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव अलील है, तो हम इसे कैरियर बुलाएंगे. इसमें हीमोफीलिया नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं एक तो डिफेक्टिव अलील है,
लेकिन एक नॉर्मल अलील भी है। ये नॉर्मल अलील प्रोटीन फैक्टर्स जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसे सिंथेसाइज कर सकता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक अलील से बन रहा है, वो ब्लड में है, तो क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसे हम कैरियर क्यों बुला रहे हैं? ये डिजीज का सिम्टम्स तो एग्जिबिट नहीं कर रही है, लेकिन इसके पास डिफेक्टिव अलील है जो उसने उसके बच्चों को ट्रांसफर कर सकती है। वो कैरी कर रही है डिफेक्टिव अलील, सिम्टम्स नहीं दिखा रही है, लेकिन उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर तो कर सकती है। अगर एक फीमेल हीमोफिलिक होना चाहिए, होना है, फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करती है, फिजिकली मैनिफेस्ट होता है हीमोफीलिया, तो दोनों अलील्स डिफेक्टिव होना चाहिए। कब हो सकता है दोनों अलील्स डिफेक्टिव? अगर एक फीमेल को हीमोफिलिक बनना है नहीं, एक हीमोफीलिया हो चुका है एक फीमेल को, तो एक उसके मदर के पास एटलीस्ट एक हीमोफिलिक अलील, डिफेक्टिव अलील रहना चाहिए, और उसके बाप हीमोफिलिक होना चाहिए, तब भी एक फीमेल हीमोफिलिक बन सकती है। क्योंकि फीमेल्स में एक क्रोमोसोम आता है एक्स क्रोमोसोम मदर से, एक क्रोमोसोम आता है फादर से। अगर फादर हीमोफिलिक है तभी एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव अलील होगा। अगर मदर एक्स क्रोमोसोम दे रही है डॉटर को, तो ये एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए या हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। ऐसे लोग मीट करके, शादी करके, ये सब बहुत रेयर है। ऐसा कभी हमेशा नहीं होता है ना, तो वो बहुत रेयर है। तो हम हीमोफीलिया ज्यादा फीमेल्स में नहीं देखते, ठीक है। तो अगर ये दोनों डिफेक्टिव एलील्स हैं, देन शी इज हीमोफिलिक। अब हम देखेंगे मेल्स में क्या होता है। मेल्स में तो दो ही ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास तो XY क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। या वो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हो सकता है या डिफेक्टिव होता है। एक्स क्रोमोसोम में नॉर्मल अलील है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, तो वो नॉर्मल होंगे। अगर डिफेक्टिव अलील है तो उसमें डिजीज का सिम्टम्स होगा, वो हीमोफिलिक होंगे। मेल्स में कैरियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में, ठीक है। अब इसे जान के हम यहां जीनोटाइप्स को लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ मेंबर्स 4, 5 एंड 6। यहां पे आप देख सकते हैं एक स्क्वायर और एक सर्कल है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स देयर मैरिज या मेटिंग। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 children they have had. Okay, so first one daughter, then 2 sons, then 2 daughters. नंबरिंग देखिए यहां पे ये 4, 5, 6 है। इसी के बारे में यहां पे पूछा है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे शेडिंग पेरेंट्स को नहीं हुआ है, तो पेरेंट्स हीमोफीलिया सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं। शेडिंग यहां है, इसका मतलब दिस मैन इज हीमोफिलिक। शेडिंग यहां पे है, दिस मैन इज हीमोफिलिक, एंड यहां पे भी है दिस मैन इज हीमोफिलिक। जैसे मैंने बताया मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में नहीं। जब भी बच्चे ये सुनते हैं कि एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, तो ऐसे सोचते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स में, उनको ज्यादा डिजीज होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा वर्क नहीं करता। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो एक भी डिफेक्टिव है तो दूसरा मैनेज कर लेगा। मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें ही डिफेक्ट है, तो वो डिजीज का सिम्टम्स शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हमें यहां पे इन तीनों का ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखना है। अगर एक मेल हीमोफिलिक है तो एक ही ऑप्शन है ना, अगर अ मेल हीमोफिलिक है तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, एक्स में डिफेक्टिव अलील होगा, तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ये हो गया जीनोटाइप ऑफ दिस मेल। अब इस मेल को ऐसे एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, तो इस मेल को एक्स क्रोमोसोम किससे मिला? अपने मम्मी से मिला। तो मम्मी अगर एक्स डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम दे रही है तो उसके पास डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। तो ये मदर हो गई कैरियर। फादर नॉर्मल है, नो शेडिंग, सो दिस इज नॉर्मल एक्स एंड वाई। अब ये देखिए, ये भी एक मेल है, शेडिंग नहीं है, तो वो हीमोफिलिक नहीं है, तो इसमें भी एक्स वाई होगा। ठीक है, इन दोनों का एक एक ही ऑप्शन। अगर मेल डिफेक्टिव है तो एक्स सुपरस्क्रिप्ट एच, अगर मेल नॉर्मल है तो एक्स वाई, नॉर्मल एक्स वाई। लेकिन फीमेल, इधर देखिए, मम्मी के पास एक नॉर्मल एक्स भी है, एक डिफेक्टिव अलील वाली एक्स भी है। इन दोनों में किसी भी क्रोमोसोम इसको दिया हो सकता है। यहां पे जीनोटाइप का दो ऑप्शंस हो सकता है। पापा तो ये एक्स दिया, वो नॉर्मल था, मम्मी ये भी दे सकती थी, ये भी शी इज प्रोबेबली गिवन दिस और दिस। तो यहां पे दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, एक्स नॉर्मल एक्स या एक्स विथ डिफेक्टिव एलील अलोंग विद नॉर्मल एक्स। तो यहां पे 4 का जीनोटाइप क्या है? 4 का जीनोटाइप दो ऑप्शंस है, एक्स एक्स और एक्स हेट्रोजाइगस। 5 तो डिफेक्टिव मेल है, तो हम उसे दिखाएंगे ऐसे, नॉर्मल मेल है तो ऐसे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ब्लड टेस्ट शो कर रहा है कि ये 14 जो है इसकी, ये कपल की गर्ल बेटी, इसने रिसेंटली शादी किया है 15 से। ठीक है, ये गर्ल ये बॉय, और ब्लड टेस्ट में पता चला कि वो हीमोफिलिक है, नहीं कि वो कैरियर है ना, या दैट शी इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। प्रोबेबिलिटी क्या है दैट द फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ हीमोफिलिक मेल? यहां पे हमें एक पनेट स्क्वायर बनाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल मेल है, ये हीमोफिलिक फीमेल कैरियर फीमेल है। तो कैसा होगा देखेंगे यहां पे। दिस इज वेट, दिस इज मेल, इस तरफ फीमेल एक कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक्स एच वाई एक्स नॉर्मल, एक्स वाई नॉर्मल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल होने का, देखिए ये मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। हीमोफिलिक मेल होने का प्रोबेबिलिटी 1:4 है, 1/4 है, विच इज अबाउट 25%। ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 25%। 25% चांस है कि वो जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा वो हीमोफिलिक मेल होने का 25% प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? ये हो गया हमारा पेडिग्री रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये भी हीमोफीलिया रिलेटेड ही है। बहुत फ्रीक्वेंटली हीमोफीलिया बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है। मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल कपल रिजल्टेड इन अ सन हु वाज हीमोफिलिक एंड अ नॉर्मल डॉटर. In course of time, when the daughter was married to a normal man, to their surprise, their grandson was also hemophilic. Represent this cross in the form of a pedigree chart. Give the genotypes of the daughter and her husband.
Write the conclusion you draw from the inheritance pattern of this disease. What kind of inheritance this is? ये कौन सा टाइप का inheritance है वो हमें लिखना है. देखिए यहाँ पे जो भी दिया है हम उसका डिटेल्स पहले लिख लेंगे. Marriage between a normal couple resulted in a son who was hemophilic. तो अगर ऐसे दो लोग हैं, नॉर्मल का मतलब ये है कि वो हीमोफीलिया सिम्टम्स को नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है. ओके, तो दे हैड अ सन who was hemophilic and a daughter who seemed normal. Okay. In course of time, the daughter was married to a normal man. She got married to a normal man. But to their surprise, the grandson was also hemophilic. So this boy who was born, he was also hemophilic. First, let's understand who all are the hemophilic people here. Understood? So पहला, marriage between normal couple resulted in a son who had hemophilia and a normal daughter who did not have hemophilia. In course of time, when this daughter got married to a normal man who did not show any signs of hemophilia, they had a grandson who was hemophilic. यहाँ पे this child and his uncle, both of them are hemophilic. हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले हम phenotypes, जीनोटाइप्स लिख लेंगे. यहाँ पे ये मेल अगर अफेक्टेड है तो इसका होगा XHY और XHY. अगर इसे एक डिफेक्टिव अलील वाली एक्स क्रोमोसोम मिला है तो वो मिला होगा मदर से ही, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम आता है मदर से, वाई क्रोमोसोम आता है फादर से. सो इस मदर का फिनोटाइप तो कैरियर का होगा, क्योंकि अगर दोनों डिफेक्टिव अलील्स है तो ये भी हीमोफीलिया शो करती, लेकिन वो शो नहीं कर रही है, तो ये हो गया जीनोटाइप इसका. फादर नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, सो एक्स एंड वाई. यहाँ पे इस बच्चा ने अगर एक्स हीमोफीलिया का ट्रेट को डिस्प्ले कर रहा है तो उसका एक्स क्रोमोसोम तो अपने मदर से ही आया होगा. तो इस लेडी जो भी है, इस कपल के डॉटर, ये नॉर्मल अपीयर इसलिए कर रही है क्योंकि ये भी कैरियर है. उसकी मदर से इन्हें एक डिफेक्टिव अलील वाली क्रोमोसोम मिला है और फादर से नॉर्मल एक्स मिला है. ठीक है, ये डॉटर्स हस्बैंड, ये तो नॉर्मल ही है. ये हो गया इसका जीनोटाइप. तो सभी का जीनोटाइप ऐसे होगा. ये कैरियर थी इसीलिए इसको पास ऑन होगी. दोनों बच्चों को डिफेक्टिव अलील ही दिया है इस लेडी ने. वेट ये उल्टा हो गया. ये हो गया लेडी और ये है मैन. तो इस लेडी ने दोनों बच्चों को डिफेक्टिव अलील वाली क्रोमोसोम ही पास ऑन किया है. ठीक है, तो जब भी एक्स मेल नॉर्मल होंगे तो XY नॉर्मल होगा, जब भी डिफेक्टिव होंगे तो ऐसा होगा जीनोटाइप. समझ में आ रहा है? तो यही है हमारा पेडिग्री चार्ट. पहले ड्रॉ करने के बाद जो भी डिफेक्टिव फिनोटाइप को डिस्प्ले कर रहे हैं उसको शेड कर देना, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे फर्दर जाना है. ठीक है. Second part of the question, write the conclusion you draw from the inheritance pattern of this disease. What type of inheritance is this? It is X-linked recessive disorder. Understood? I hope you have understood. Now let's move on to our 5-mark questions. A true breeding homozygous pea plant with green pods and axial flowers as dominant characters is crossed with a recessive homozygous pea plant with yellow pods and terminal flowers.
Work out the cross up to F2 generation, giving the phenotypic ratios of F1 and F2 generation respectively. ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं. दोनों कैरेक्टर्स उन्हीं ने दिया है. पहला कैरेक्टर है पॉड का कलर, दूसरा कैरेक्टर है फ्लावर का कलर. ग्रीन पॉड और एक्सियल फ्लावर्स, फ्लावर का पोजिशन, सॉरी, एक्सियल फ्लावर्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है. येलो पॉड टर्मिनल फ्लावर्स ये रिसेसिव कैरेक्टर है. तो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज में. तो पेरेंटल जनरेशन कैसा होगा? पेरेंटल जनरेशन में ग्रीन पॉड, axial flowers, crossed with yellow pod और terminal flowers. इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल ए crossed with lower case g, lower case g, lower case a, lower case a. इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? एक ही टाइप का होगा क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है. इसमें जी ए होगा और इसमें लोअर केस जी, लोअर केस ए. अब हमें जो भी मिलेगा वो हेटेरोजाइगस होगा दोनों जीन्स के लिए. इसे हम F1 हाइब्रिड या F1 जेनरेशन बुला सकते हैं. इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप है ग्रीन पॉड एंड एक्सियल फ्लावर. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस F1 हाइब्रिड को सेल्फ करना है. ऑन सेल्फिंग F1 hybrid, parents will be capital G, lowercase g, capital A, lowercase a, crossed with capital G, lowercase g. गैमीट्स दो टाइप्स का बनेगा, नहीं 4 टाइप्स का. कैपिटल G, कैपिटल A. क्यों 4 टाइप्स? क्योंकि दोनों हेट्रोजाइगस है. 2 to the power of 2 होगा 4, है ना, इसीलिए 4 टाइप्स. कैपिटल G, लोअर केस a, लोअर केस जी, कैपिटल ए, लोअर केस जी, लोअर केस ए. यहाँ पे भी कैपिटल जी ए, कैपिटल जी, लोअर केस जी, कैपिटल ए, लोअर केस जी, लोअर केस ए. अब हमें इसे पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है. जितना भी गैमीट्स है उससे एक ज्यादा उतना रोज और कॉलम्स हमें चाहिए. इसका पूरा जीनोटाइप्स पहले लिख लेंगे.
यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 बॉक्सेस में फिनोटाइप होगा ग्रीन पॉड एंड एक्सियल फ्लावर। यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों में ग्रीन पॉड एंड टर्मिनल फ्लावर होगा। इन तीनों में येलो पॉड एंड एक्सियल फ्लावर होगा। और फाइनली इसमें येलो पॉड और टर्मिनल फ्लावर होगा, दोनों रिसेसिव ट्रेट्स। तो क्या हो गया फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जेनरेशन? ये हमारा F2 जेनरेशन है। तो क्या हो गया फिनोटाइप ऑफ F2 जेनरेशन? 9:3:3:1 phenotypic ratio of F2 generation 9:2:2:1। यहाँ पे दोनों का फिनोटाइपिक रेशियोस पूछा था। F1 जेनरेशन में all are green pod and axial flowers। F2 में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ये दोनों फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? आई होप सो। सो 5 मार्क क्वेश्चन के लिए यूजुअली डाइहाइब्रिड क्रॉस या कुछ क्रॉस ही पूछते हैं। आपको पता रहना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डाइहाइब्रिड क्रॉस है। कभी कभी उन्होंने वो हमें ही छोड़ देते हैं, किसी भी अल्फाबेट किसी भी कैरेक्टर को आप चूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे वो ही डिसाइड करके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके देते हैं। तो वैसे भी क्वेश्चन हो, आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आया है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना पूरा सेशन यहाँ कंप्लीट करेंगे। हो गया है पूरा क्वेश्चंस का डिस्कशन। आपको 15 सैम्पल पेपर्स मिलेगा, CBSE पैटर्न का सैम्पल पेपर्स। उस बुक खरीदने के लिए आप Amazon, Flipkart या PW स्टोर पे खरीद सकते हैं। With this, I'm going to sign off from today's lecture. I will see you again very soon in the next lecture. Until then, take care of yourselves, stay healthy, stay happy, and keep smiling. Thank you.